So we'll begin. Now, today's topic is data interpretation, and basically data interpretation, that is nothing but, in short, we call it as DI. So DI is nothing but a part of maths only. Okay, but इट्स नॉट कि अगर आपका मैथ्स वीक है या आपको मैथ्स में नहीं आता कुछ तो आपसे डीआई नहीं बन पाएगा। ये सिर्फ ऐसा लगता है, बट आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन इज लाइक, इन डेटा इंटरप्रिटेशन यू विल बी गिवन a set of question, ठीक है, and the set of questions can be given in multiple formats. Either it can be a tabular data, okay, or it can be a bar graph, okay, or it can be a line graph, ठीक, or it can be a pie chart. इस टाइप से आपको चार टाइप से डेटा गिवन हो सकते हैं, एंड इन एवरी सेट आपको मोस्टली सिर्फ 4 से 5 चीजें ही कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओके, वो 4 से 5 चीजें आपके लिए क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जब आप कोई भी एक सेट उठाओगे, चाहे टेबल डेटा, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ या पाई चार्ट, in every set you will be asked to calculate values in one of the 5 formats. First format can be either we have to find out the sum or difference. आपको कुछ certain values का sum या difference निकालने बोल देगा। Second format can be to find out the ratio of two values, ठीक है। Third can be the average of a certain number of values, okay. Fourth, it can be percentage increase, or else it can be percentage decrease. आपको इन्हीं 4-5 फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए बोलेगा। आपको या तो वैल्यूज को देख के उनका सम या डिफरेंस निकालना है, और यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, और यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द वैल्यू, और या तो आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज में से कोई एक चीज ही करनी पड़ेगी। इनके अलावा आपको जनरली डेटा इंटरप्रिटेशन में और कुछ भी करने के लिए नहीं बोलेगा। ओके, सो बिफोर वी बिगिन विद द क्वेश्चंस, फर्स्ट आई वुड लाइक टू गिव यू अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि डीआई में होता क्या है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल वी ऑल नो अबाउट टाटा मोटर्स, ठीक है। तो जैसे टाटा मोटर्स है तो मान लेते हैं कि टाटा मोटर्स अलग अलग ईयर्स में अपनी गाड़ियां प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल इन 2010, 2011, 2012, 2013 एंड 2014, ठीक है। वी हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट फॉर एग्जांपल अ कंपनी or Tata Motors produces or manufactures cars, and the data is given for 5 different years starting from 2010 to 2014. आपको इनके 5 साल का मैन्युफैक्चरिंग का डेटा गिवन होगा। कैसे गिवन होगा? फॉर एग्जांपल पहले साल में इन्होंने 1 लाख गाड़ियां मैन्युफैक्चर की, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में इन्होंने मैन्युफैक्चर किया, मान लेते हैं 1,20,000 कार्स। थर्ड ईयर में मान लेते हैं 1,50,000 कार्स। फोर्थ ईयर में मान लेते हैं 2 लाख कार्स मैन्युफैक्चर हो गई। और लेकिन अगले साल प्रोडक्शन कम हो गई, एंड दिस प्रोडक्शन वाज 1,80,000। सो आपको मान लो इस टाइप से 5 डेटा या 5 साल का डेटा आपके पास गिवन रहेगा। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू नाउ कि हमें क्वेश्चंस में सॉल्व करना है, तो आपको क्वेश्चंस भी वो वन ऑफ द 4 फॉर्मेट्स में ही देगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको सीधा सीधा पहला क्वेश्चन पूछेगा मान लो, या हो सकता है तो दूसरा क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन का सीक्वेंस कुछ भी हो, बट क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स अक्रॉस 5 इयर्स। सो इन 5 सालों में टोटल प्रोडक्शन क्या रही है। तो 5 साल का टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, we'll just add all the values of 2010, 11, 12, 13 and 14 respectively. So हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरे को ऐड करके बताओ क्या होगा।
ऑलराइट, तो टोटल आ रहा है कितना, 1 लाख प्लस 1 लाख 20 प्लस 1 लाख 50 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख 80,000 का। ठीक है, हमारा टोटल कितना आ रहा है, 7,50,000। ठीक। सेकेंड फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी लाइक, फॉर एग्जाम्पल, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2011 टू 2012। बताओ। राइट, करेक्ट। हम वैल्यू निकालेंगे तो 2012-11 की वैल्यू है कितनी, 1,20,000। 2012 की वैल्यू कितनी है, 1,50,000। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ऑब्वियसली चारों जीरोस कट जाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या, 12/50। तो इसको भी जब 3 से कैंसिल करेंगे तो विल बी गेटिंग द रेशियो एज 4/5, करेक्ट। तो हम बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 2011 टू 12 इज नथिंग बट 4:5। रेशियोज हम ऐसे ही लिखा करते थे, है ना। ठीक, क्लियर। सो इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। टेक 1 or 2 minutes एंड नोट इट डाउन। इतना नोट करिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, हो गया नोट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ तक हो गया दो पैटर्न के क्वेश्चन कि हमें कब रेशियो निकालना है, कब सम निकालना है। तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, बट स्टिल सम का हो गया, रेशियो क्या होगा। नाउ थर्ड, फॉर एग्जांपल, वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड आउट द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2011, 12 एंड 13। तो अगर हमें निकालना है 3 साल का एवरेज, दैट इज 2011 का, 12 का और 13 का, तो हम कैसे करेंगे। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सारी वैल्यूज का सम करते हैं डिवाइड बाय जितनी भी वैल्यूज होती है उनका काउंट। यही हम करते हैं एवरेज निकालने के लिए, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा। तो सेम मेथड, मुझे इन 3 साल का एवरेज निकालना है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग देन, 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख
and then whole divided by how many years are there? 3 years. Then we'll be seeing 3. ठीक है, तो बताओ तो एवरेज निकाल के कितना आएगा? 1,20,000, 1,50,000 और 2 लाख का एवरेज क्या आएगा? ऑलराइट, लाइक 4,70,000 तो सम है। हाँ, वो एवरेज नहीं होगा, तो हमारा सम आएगा 4,70,000। देन वील बी डिवाइडिंग इट बाय 3। तो ये आपके लिए मिलेगा 1,56,666.6666। ये डेसिमल चलता रहेगा बिकॉज ये एक्जैक्टली डिवाइड होने से रहा। सो मैं जनरली बस आपके लिए रैंडम वैल्यूज लिया हूँ, तो हमारा आंसर आएगा 1,56,666.6666। ये कंटिन्यू में चलता रहेगा, तो ये आ गया इसका एवरेज। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक, चलिए ये हो गया एवरेज। अब आते हैं मेन चीज जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज। वो कैसे निकलता है? फॉर एग्जाम्पल, if it is asked that what is the percentage increase in the production from 2011 to 2012, हमें अगर परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिए। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू divided by initial value and then multiplied by 100। ठीक, तो आप बताइए अब 2011 से 12 तक का परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा? इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2011 की है, तो ये मेरे लिए होगा इनिशियल और ये होगा 2012 का मेरे लिए फाइनल। करेक्ट? तो व्हाट वी विल बी डूइंग परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए? 1,50,000 माइनस 1,20,000 होल डिवाइड बाय 1,20,000 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि इनिशियल वैल्यू है हमारी 1,20,000 और फाइनल वैल्यू है 1,50,000, और कंपेयर हम हमेशा इनिशियल से ही करते हैं, तो हमारा इनिशियल भी 1,20,000 ही है। ये परसेंटेज इंक्रीज जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 25। क्लियर है यहाँ तक? एनीवन हैज एनी क्वेरी?
यू कैन इधर रेज योर हैंड और आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज। चलो अब मेरे को फटाफट यही बताओ कि अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो परसेंटेज इंक्रीज अगर मैं निकालता हूं तो अभी जैसे मैंने निकाला था फ्रॉम 2011 टू 2012 का। अब अगर मैं 2011 से 13 का निकालता हूं तो क्या कोई मेरे को निकाल के बता सकता है कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा 2011 से 13? अगर हम 2011 से 13 का परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? हमारे लिए इनिशियल वैल्यू कौन सी होगी? 2011 की। फाइनल वैल्यू कौन सी होगी? 2013 की। तो बस वही करना है। 2 लाख माइनस 1,20,000 होल डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100। ठीक है, 2 लाख माइनस 1,20,000, आपका डिफरेंस कितना आएगा न्यूमरेटर में? 80,000 का होल डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100 कितना आएगा? बताओ तो आंसर। 80,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100 कैंसिल करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3 इंटू 100 कितना परसेंट आएगा बताइए आंसर। तो 2/3 इंटू 100 हमारे लिए बनता है कितना? करेक्ट। काफी लोग का आंसर आया, दैट इज 66.66%। मतलब वील से कि 2011 से 2013 का जो परसेंटेज इंक्रीज है प्रोडक्शन का, दिस परसेंटेज इंक्रीज इज 66.66%। तो आपको वो रैंडमली किसी भी साल का परसेंटेज इंक्रीज पूछ सकता है। इट कैन बी फ्रॉम 2011 टू 13, it can be from 10 to 14, it can be from 10 to 11, it can be from 10 to 12। तो जिन 2 सालों की वो बात करेगा उनमें से जो पुराना साल रहेगा वो इनिशियल, जो नया वाला साल रहेगा वो फाइनल। और जरूरी नहीं है कि आपको स्टेटमेंट इसी तरह से दे कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2012। द स्टेटमेंट मे चेंज एंड इट कैन बी आस्क्ड दैट what is the percentage increase in production in year 2013 with respect to, ठीक है, मैंने उसका शॉर्ट में लिखा है with respect to 2010 या फिर as compared to 2010। ये दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट को यूज कर सकता है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। वो बोल रहा है कि 2013 में जो प्रोडक्शन है, अगर मैं इस प्रोडक्शन को देखूं और इसे 2010 की प्रोडक्शन से कंपेयर करूं या उसके रिस्पेक्ट में देखूं, इसीलिए स्टेटमेंट लिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू। तो 2010 से 2013 का परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? तब आप गलती से ये मत सोच लेना कि अच्छा 2013 पहले लिखा है 10 बाद में लिखा है तो ये इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल। नहीं, वो गलती कभी नहीं करनी है। उसने सामने बोल दिया विथ रिस्पेक्ट टू या एज कंपेयर टू, तो मतलब कंपेयर इस वाले साल से करना है और कंपेयर इसको करना है। तो डिफरेंस तो आप निकालोगे तो डिनोमिनेटर में वैल्यू 2010 की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके हैं, स्टेटमेंट्स अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। ठीक, इन द सेम मैनर इट कैन ऑल्सो आस्क अस टू कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज। अभी जैसे मैंने इंक्रीज का बोला,
वो आपको डिक्रीज का भी बोल सकता है, पर डिक्रीज भी वो तभी पूछेगा जब कहीं वैल्यू गिर रही हो। इनमें से मैं को देख के बताओ तो कौन से साल में वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कोई बता सकता है? 2014 में। करेक्ट, 2013 से लेके 14 पे डिक्रीज हो रहा है, तो हम डिक्रीज भी यहीं पे निकालेंगे, राइट। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला तो आपने लिखा है, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला होता है इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, बट डिवाइडेड बाय ऑलवेज इनिशियल वैल्यू इनटू 100। चाहे हम परसेंटेज इंक्रीज निकालें, चाहे हम परसेंटेज डिक्रीज निकालें, बट जो कंपैरिजन होता है या जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा पुरानी वाली वैल्यू होती है, यानी कि इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो करेंगे, देखिए ये गैप कितने का आ रहा है, 2 लाख और 1,80,000 में, 20,000 का। ठीक है, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितनी है मेरे लिए, 2 लाख रुपए, एंड देन इनटू 100। ये पूरा 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2/20 आपके लिए बचेगा 1/10 इनटू 100, मतलब हमारा परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, 10% डिक्रीज। So the production of Tata Motors decreased by 10% from 2013 to 2000 and यहाँ तक सभी को क्लियर, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो बस आपको डीआई में यही 4 चीज ध्यान रखनी है कि कभी आपको निकालना है सम, कभी निकालना है एवरेज, कभी निकालना है रेशियो, कभी निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, कभी निकालना है परसेंटेज डिक्रीज। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछता है। बट जैसे अभी आप परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकाले, ये वाला आपके पास ही इतना बड़ा फॉर्मूला है, मैं चाहता हूँ कि हम इसमें थोड़ा सा टाइम बचाएं और इसको शॉर्टकट तरीके से करें। शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, इसको नोट करना। अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो या परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो, मैं इसका एक सिंपल सा मेथड यूज करता हूँ, फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 2011 से लेके 2013 तक का मेरे को इंक्रीज निकालना है, तो मेरे लिए फाइनल वैल्यू कौन सी होगी 2013 की, और इनिशियल वैल्यू कौन सी होगी 2011 की। ठीक है, अच्छा मैंने तो मिटा दिया गलती से, तो मेरे को ये बताओ 2013 का जो प्रोडक्शन था वो कितना था? 2 लाख। करेक्ट, 2 लाख, वेरी गुड। और 2011 का प्रोडक्शन कितना था, 1,20,000। तो एक बार हम इसको पूरा कैंसिल करते हैं, तो क्या बचा 20/12, और कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 5/3। ना अब आपको इस शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, ध्यान से देखिए। आप 5/3 को पूरा डिवाइड करो, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 5 को 3 से डिवाइड करो, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, भले डेसिमल में आएगा, मेरे को एग्जैक्ट डेसिमल बताओ तो क्या आएगा। 5/3 को डिवाइड करिए और मुझे इसका डेसिमल बताइए। सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताइए मेरे को। राइट, आई गॉट 3 to 4 आंसर्स। करेक्ट, राइट, सो आई गॉट मेनी करेक्ट आंसर्स, दैट इज 1.66666 कंटिन्यू में आ रहा है। तो अब देखो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, द मोमेंट यू गॉट द डेसिमल, आपको क्या करना है, आपके पास क्या आया 1.666, इसमें से पहले तो 1 हटा दीजिए, क्या बचेगा 0.66, और फिर इसमें आप 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6.66%। ये आ गया आपका आंसर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही 2011 से 13 का एग्जाम्पल दिया था, सेम आंसर आया था। तो देखो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये रेशियो निकाल के इसका डेसिमल करना है। तो इन शॉर्ट बहुत ध्यान से समझो, अभी आपका डेसिमल आया 1.66, तो आप क्या इसको बोल सकते हो, देखो हमने 1 काटा और ये डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो गया, तो आंसर क्या हो गया 66.66%। तो मेरे को एक बात बताओ, कभी मान लो इन फ्यूचर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो
और आपने फाइनल और इनिशियल वैल्यू का रेशियो निकाला और वो रेशियो आपको मिलता है 1.25, तो कितने परसेंट का इंक्रीज होना चाहिए? कितने परसेंट का होना चाहिए? करेक्ट। इसमें से 1 हटाएंगे, डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा कितना? 25%। ठीक, कभी आपने दो वैल्यूज का रेशियो निकाला और मान लो रेशियो ऐसा आया 1.375, तो बताओ तो क्या आएगा परसेंटेज इंक्रीज? ठीक है, समझ में आया? 1 हटाया तो बचा कितना? 0.375 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 37.5। देखो कितना आसान है। जबकि आप क्या करते हो, पहले इनिशियल और फाइनल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करते हो, फिर उसको इनिशियल से डिवाइड करते हो, फिर इंटू 100 करते हो। यहाँ पे आपको फिगर देखते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज क्या है। ये इसका एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, सबको क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलिए। तो आई थिंक मैंने आपको पूरा बेसिक्स बता दिया है। नाउ वील मूव ऑन टू दी क्वेश्चंस। मैं शीट आपको स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस दिख जाए। तो ठीक है, स्क्रीन में शीट सबको क्लियरली विजिबल है? चलिए, तो इसी से चालू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन मैंने बताया टेबल के फॉर्म में होता है, तो इसको हम बोलते हैं टेबल डेटा, जो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, दूसरा ये भी है टेबल डेटा, इसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ। ये जो आपको दिख रहा है ये होता है लाइन ग्राफ। ये होता है बार ग्राफ। ठीक है, और ये होता है पाई चार्ट। तो डेटा बस अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है, बट आपके क्वेश्चंस वहीं के वहीं सेम रहते हैं, मतलब पूछने का तरीका सेम रहता है। तो देखो अलग अलग फॉर्मेट में बस रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग, बट सब चीज सेम होती है। हाँ, अब ये जो आखिरी पैटर्न आया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक पैसेज के फॉर्मेट में गिवन है, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं केसलेट। तो केसलेट बस इसलिए बोलते हैं कि आपको डेटा सारा का सारा पैसेज के फॉर्मेट में होता है और कुछ नहीं, बट रहेगा डेटा वही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टेबल डेटा, और हम इसी से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है डायरेक्शंस गिवन है, स्टडी द टेबल केयरफुली। The table given below shows the number of people using various music accessories from various cities. हमारे पास 5 सिटीज है, ए बी सी डी ई, और कुछ लोग रेडियो यूज करते हैं, कुछ लोग सीडी प्लेयर यूज करते हैं, कुछ लोग आईपॉड यूज करते हैं, कुछ लोग गाने सुनने के लिए सेलफोन यूज करते हैं, कुछ लोग MP3 प्लेयर यूज करते हैं, कुछ लोग स्टीरियो सिस्टम यूज करते हैं। तो किस सिटी में किसका क्या काउंटिंग है, ये काउंटिंग आपको गिवन है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, डेटा देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग आईपॉड are approximately what percent of the total number of people using stereo system across the cities? तो मतलब पांचों सिटीज में जितने भी लोग आईपॉड यूज करते हैं, इनको अगर मैं पांचों सिटीज के स्टीरियो सिस्टम से कंपेयर करूं तो वो उसका कितना परसेंट है? तो आपको क्या करना है, आईपॉड वाले पूरे रो का सम करना है, डिवाइड बाय स्टीरियो सिस्टम वाले का पूरा सम करना है, इनटू 100। ये पांचों वैल्यूज ऐड करिए आईपॉड का, वो रहेगा न्यूमरेटर। स्टीरियो सिस्टम वाला पूरा ऐड करिए पांचों, और वो रहेगा डिनोमिनेटर, और इनटू 100। चलो ऐड करो, डिवाइड करो, बताओ तो क्या आंसर आ रहा है। टेक 2 मिनट्स, बट आराम से करो, हड़बड़ में गलत नहीं होना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए, भले अभी के लिए 3 मिनट लगे, मेरे को दिक्कत नहीं है, करिए तो।
सही है। आईपॉड वाला सम कितना आ रहा है, निकाल लिया होगा आप लोगों ने ऐड करके। तो आईपॉड का सम कितना आया? हाँ, करेक्ट, गुड। आईपॉड का सम आया 76960। और स्टीरियो सिस्टम का सम कितना आया? एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, आंसर सभी लोग भेज सकते हैं। जिसको अनम्यूट करके बोलना है वो अनम्यूट करके बोलते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। I just want the answers from everyone, सबको पार्टिसिपेट करना है। करेक्ट। स्टीरियो सिस्टम का आया है 166860। ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई इनटू 100। अब ऑब्वियसली ये दोनों जीरोस तो कट जाएंगे, अब आपको इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालना है। कैलकुलेट करिए, 7696 डिवाइडेड बाय 16686। करते जाइए, वैल्यूज आपको मिल जाएगी आराम से। आपका आंसर आएगा 46.12%, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज which city has the highest number of people using the given music accessories? हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल मतलब ये जो पूरा ए कॉलम है, इसका टोटल, बी कॉलम का टोटल, सी कॉलम का टोटल, डी कॉलम का टोटल और ई कॉलम का टोटल। आप सारे कॉलम्स का ये मतलब इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, पांचों का टोटल निकालिए और उनमें से किसका हाईएस्ट टोटल आएगा वो आंसर होगा। अब उसमें भी एक दिमाग लगाओ, आपको ऑप्शन कितने गिवन है? 4। और कौन कौन से गिवन है? ए बी सी डी, मतलब ई का टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, आपको टोटल इन्हीं 4 का देखना है। ठीक, एक बार टोटल निकालोगे, सब करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकालिए तो। ठीक है, सब आ जाएगा, मेरे को पता है। अब मैं इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है ए वाले सिटी में, ये सारी वैल्यूज कहाँ से चालू हो रही है? लगभग 12,000 से चालू होके और हाईएस्ट कितना जा रहा है? 45 तक। मतलब सभी की रेंज 12 से 45 के बीच में, अगर मैं शुरू के 2 डिजिट को देखूं। वैसे ही अगर मैं सिटी डी देखूं, तो ये 18 से चालू होते हुए हाईएस्ट नंबर गया है 36,000 तक, बट उससे ज्यादा नहीं है। सी का भी देखो, 14,000 से चालू हुआ है लेकिन हाईएस्ट गया है सिर्फ 50,000 तक। ठीक है, अब आप देखो बी वाले में देखो कि भले 9,500 से चालू तो हुआ है, बट हाईएस्ट कहाँ तक गया है? 50,000। और आप इन दोनों बी और सी में कंपेयर करो, जैसे यहाँ 55 है, ये 50 है, यहाँ पे उसके बाद छोटी वैल्यू है 48, यहाँ पे है 45, यहाँ पे है 36, यहाँ पे है 32। तो आपका आंसर जो आएगा वो बी या सी में से कोई एक ही आएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों की वैल्यू सबसे बड़ी बड़ी दिख रही है, बाकियों की वैल्यूज किसी की भी 50 45 भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो हमें चेक चारों को करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बी का टोटल निकालो और सी का टोटल निकालो, तो आपकी 50% मेहनत में आंसर आ जाएगा। चलो बी और सी का टोटल निकाल के मेरे को बताओ कि उनमें से आंसर क्या आ रहा है। पूरा चारों का टोटल मत निकालो।
बताइए बी और सी में हाईएस्ट टोटल किसका जा रहा है, ऐड करो जल्दी जल्दी बताओ। एक ही का आंसर आया है बस, दो लोग करेक्ट। ठीक है, गुड। बाकियों के भी आना चालू हो गए हैं। ठीक है, सभी लोग भेजते रहिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आप बी का टोटल निकालेंगे तो बी का टोटल आपको मिलेगा 1,83,500 कुछ मिलेगा आपको, है ना, 510 कुछ। और वही सी का टोटल आ रहा है 2,03,440। तो हमारे लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल होंगे सी में। दैट इज योर आंसर, सिंपल। तो देखिए हर बार पूरी मेहनत करना जरूरी नहीं होता, हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क, की आप वैल्यूज को देख के समझो कि किस किस का वैल्यू का पॉसिबल है तो उन्हीं पे मेहनत करो अननेसरी, वरना अभी तक आप ए का भी निकालते बैठते और डी का भी निकालते बैठते तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, और हमें कैलकुलेशन थोड़े जल्दी करने होते हैं एग्जाम में। ठीक, क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन, difference between the total number of people using the music accessories in city B and that in city E। अब देखो उसने बोला B का पूरा टोटल और E का पूरा टोटल का सब्ट्रैक्शन करना है। कई बार आपको डीआई में ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो अपने ही प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन 2 के लिए बी का टोटल निकाला था, तो देखो बी का टोटल मेरे को दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1,83,510 वो टोटल था मेरे पास, वो अभी भी रहेगा। तो आपको अब मेहनत सिर्फ किसकी करनी है, ई का टोटल निकालने में। तो जल्दी से ई का टोटल निकाल के मेरे को बताओ तो कितना आ रहा है फटाफट। ई वाले का सम आ रहा है 1,37,860, 1,37,860। गुड, वेरी गुड। तो बी का वैल्यू था 1,83,510 और ई का टोटल आया 1,37,860। हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस आई गेस आपका आना चाहिए 45,650 वाला आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। चलिए, अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपको एक चीज पहले ही बोल दे रहा हूँ, जैसे अभी अभी आपने टोटल निकाला किसका, एक टोटल आपने निकाला है किसका, बी का, एक टोटल आपने निकाला है सी का, और एक टोटल निकाला है ई का। इसको साइड में लिख के रखना। कई बार डीआई में ऐसा होता है, फिर आपको डी और सी का रेशियो निकालने बोलते हैं, या सी और ई का रेशियो निकालने, मतलब कुछ भी हो सकता है।
तो उसका निकाल के जो रखे हो कहीं साइड में आराम से लिख के रखो, हो सकता है वैल्यू यूज हो जाए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो of the total number of people using radio, CD player, and iPod together to that of using cell phone, MP3 player, and stereo system in city C. आपको पर्टिकुलरली सिर्फ सिटी सी के लिए बोल रहा है। सी में एक तरफ बोल रहा है रेडियो, सीडी प्लेयर एंड आईपॉड, अगर मैं इन तीनों का सम निकालता हूँ और फिर बचे हुए तीन यानी सेलफोन, MP3 प्लेयर और स्टीरियो, इन तीनों का सम निकालता हूँ, तो जो पहला वाला सम है और ये दोनों सम है, इसका रेशियो क्या आएगा। चलो ये तीन वैल्यूज का सम अलग से करो और बाकी तीन वैल्यूज का सम अलग से करो। मेरे को दोनों का सम बताओ पहले, अलग अलग सम। इसलिए मैंने बाइफरकेट कर दिया आपके लिए ताकि आप गलती से मिक्स ना कर दे कुछ। मेरे ख्याल से तो ये दो सम्स आएंगे। पहला सम आएगा आपका 95940 और दूसरा सम आएगा 1,07,500। अब आपको इनका बस रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो बस कैंसिल करते जाइए। ठीक है, तो देखो जैसे इसको 2 से कैंसिल करता हूँ, 4 8 बचा 15, 2 7 14 बचा 19, 2 9 18 बचा 14, तो 2 7 14, मतलब न्यूमरेटर आएगा 4797। अब देखो एक बार ऑप्शंस पे ध्यान दो, आपको 4797 वाले न्यूमरेटर में कितने ऑप्शन दिख रहे हैं ऐसे, तो मतलब आपका आंसर या तो बी है या तो डी है। अब मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, मुझे उसका सीधा सा जवाब देना। नीचे आपका डिनोमिनेटर बचा है 10,700 कुछ, तो जब आप 10,700 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 5,000 वाला कुछ आना चाहिए कि 6,000 कुछ आना चाहिए, दिमाग से बताओ। अगर आपका डिनोमिनेटर 10,000 है, मैंने ऊपर वाले को 2 से डिवाइड किया, नीचे को भी 2 से करूंगा, जब मैं 10,750 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो वो चीज लगभग 5,000 की रेंज में आनी चाहिए कि 6,000 के, ऑब्वियसली 5,000 के, तो मतलब इसका डिनोमिनेटर जो भी होगा वो 5 से चालू होगा। तो देखो आपका आंसर वहीं पे आ गया, आपका आंसर है ऑप्शन बी। तो इसमें देखो दिमाग लगाओ, अगर आप न्यूमरेटर की जगह पहले ही डिनोमिनेटर काट देते तो आपको 5375 डिनोमिनेटर में एक ही ऑप्शन दिखता, आग बंद करके टिक करो, न्यूमरेटर काटने की भी जरूरत नहीं। तो कई बार हम ऑप्शंस को देख के भी अपना डिवीजन या कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं कि जितनी जरूरत हो उतना ही डिवाइड करेंगे, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। आई होप दिस क्लियर टू ऑल। ठीक है, तो देखो पहले में भी परसेंटेज निकालना था, दूसरे में भी सम निकालना था, तीसरे में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस निकालना था, चौथे में रेशियो निकालना था, है ना। चार टाइप के हो गए। अब देखो पांचवा टाइप का क्वेश्चन आपके सामने, एवरेज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग सेल फोन अक्रॉस द सिटीज। तो सेल फोन का एवरेज निकालना है, मतलब क्या करेंगे, ये जो सेल फोन वाला पूरा वैल्यू है इसका आप करेंगे सम, और जो भी सम आएगा इस सम को आप करेंगे डिवाइड बाय 5, क्योंकि सिटीज कितनी है, 5, तो पांचों सिटीज में ऑन एन एवरेज कितने लोग हैं जो सेल फोन यूज करते हैं, तो वो निकालना है। तो पहले तो ऐड करिए और ऐड करके 5 से डिवाइड करिए।
मेरे ख्याल से तो सम कितना आ रहा है सम। हाँ करेक्ट, सम आ रहा है 167460। अब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका एकदम प्रिसाइज आंसर आना चाहिए 33492। बट वो ऑप्शन में नहीं है तो हम टिक करेंगे नन ऑफ दीस। ठीक, तो ये हो गया एक आइडिया हमें कि टेबल डेटा को कैसे सॉल्व करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। कोई डाउट तो नहीं किसी को। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now, here the table given below shows the number of calls attended by 6 employees of a call center between specific time slots. जैसे एम्प्लॉय पी है तो उसने सुबह 9 से 11 के बीच 62 कॉल्स अटेंड किए, क्यू ने 60 कॉल्स, ऐसे करके आपको पूरा टेबल गिवन है। ठीक, बस अब क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा, और कुछ नहीं करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कॉल्स अटेंडेड बाय यू between 4 p.m. to 6 p.m. यानी कि ये 58 were approximately what percent of the calls attended by Q in the same time slot। मतलब ये, तो आपको निकालना है U by Q into 100 कि U जो है वो Q का कितना परसेंट है। तो मतलब 58 by 60 into 100, तो कैंसिल करते हैं, 229 जा 230 जा, और ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपका फाइनल आंसर आएगा 290 बाय 3। अब हो सकता है ये डेसिमल में आए बट हमें उसका अप्रॉक्स आंसर निकालना है। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 3 9 जा 27 बचा 20, 3 6 आर 18, तो ये आपको मिलेगा 96.6666%। इसको राउंड ऑफ में क्या बोल सकते हैं, 97। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को। जिस टाइम स्लॉट में यू ने 4 से 6 बजे तक जितने कॉल्स अटेंड किए, it were what percent approximately of the calls attended by Q in the same time slot। I hope this is clear to all। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाफट। ये तो बहुत आसान था वैसे भी। अगला क्वेश्चन, what is the ratio of the total number of calls attended by S to the total number of calls attended by R in the given time slots of the same day। मतलब S का टोटल डिवाइड बाय R का टोटल। आपको बस ये रेशियो निकालना है। फटाफट S का टोटल निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है। करेक्ट, S का टोटल आ रहा है 396 और R का टोटल कितना आ रहा है। वेरी गुड, R का टोटल आ रहा है
292, बिल्कुल सही है। तो एस का टोटल आया 396, आर का टोटल आया 292। आपको दोनों को कैंसिल करना है, तो बस फटाफट कैंसिल करते जाते हैं। तो देखो, मेरे ख्याल से तो दोनों के दोनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 9 जा 36 बचा 3 6, तो 4 9 जा 36। ठीक। अब देखो इसका न्यूमरेटर 99 आ गया है, और मेरे ख्याल से 99 में दिखने वाला भी एक ही ऑप्शन है। आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ उसका रेशियो बताना है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले को 4 से काटा तो 99 आ रहा है, और देखो 99 वाला ऑप्शन भी एक ही है, तो मैं नीचे वाले को भी क्यों काटूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसको भी 4 से काटूंगा तो 4 7 28, 4 3 12, बट टाइम बचेगा ना, तो 98 दिख गया, बस आंख बंद करो, आंसर मार्क करो, खत्म। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। What is the approximate average number of calls attended by P per hour? P ने हर घंटे ऑन एन एवरेज कितने कॉल्स अटेंड किए? तो पहले तो मेरे को P का टोटल निकाल के बताओ, उसके बाद बात की बात करेंगे। P का टोटल बताओ। बता रहा है P का टोटल। हाँ, करेक्ट। 352 is the total for P. Good. 352 is the total for P. अब उसने बोला पर आवर, तो पहले तो देखो उसने काम शुरू कितने बजे किया? सुबह 9 बजे। और काम खत्म कब किया? रात के 10 बजे। तो कितने घंटे हो गए? सुबह 9 से रात के 10। हाउ मेनी आवर्स इट विल बी देयर? नहीं, सुबह 10 से रात के 9 नहीं बोल रहा है ना। सुबह 9 से रात के 9 तक तो 12 घंटे हो गए, और फिर रात के 9 से रात के 10 तक 1 घंटा और हुआ, तो टोटल होगा 13 आवर्स। तो 352 डिवाइडेड बाय 13 आवर्स, तो आपको मिल जाएगा कॉल पर आवर। तो 352 को 13 से डिवाइड करिए, आपका आंसर हो जाएगा आपके सामने। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, हाँ सॉरी गाइस, जस्ट अ मिनट, प्लीज वेट, सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, वेरी स्मॉल मिस्टेक, प्लीज। ठीक है, देखो 9 से 11, फिर 11 से 1 कंटिन्यू, बट 1 से 2 उसने कोई काम नहीं किया है, तो बीच में 1 घंटा उसका ब्रेक है। मैंने वो चीज ध्यान नहीं दी, मैंने अभी देखा, रियली सॉरी। 9 से 11 काम किया, 11 से 1 भी काम किया, बट 1 से 2 काम किया है क्या? नहीं किया। फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तो हम जो 13 घंटे काउंट किए थे उसको शायद 12 कर देंगे, तो फिर आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बीच में 1 घंटे का ब्रेक है, क्योंकि उस 1 घंटे उसने काम ही नहीं किया है ना। तो 352/12 लेंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा 29.3333। तो उसको जब अप्रॉक्स करेंगे तो वो हो जाएगा 29 कॉल्स पर आवर। क्लियर हो गया? आई होप कोई डाउट नहीं है किसी को।
ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन विच time slot was the lowest number of calls attended by the call center employees। किस टाइम स्लॉट में सबसे लोवेस्ट कॉल, तो आपको क्या करना है, हर एक टाइम स्लॉट का सम निकालना है। 9 से 11, 11 से 1, इसका सम, इसका सम, इसका सम, किस वाले टाइम पीरियड का सम सबसे छोटा सम है। तो उसमें भी पूरे 6 का मत करो, जो 4 ऑप्शन गिवन है उसी का करो। जैसे 11 से 1 का सम निकालो, रात के 8 से 10 सम निकालो, 2 से 4 वाले का सम निकालो, और सुबह 9 से 11, इन 4 का ही टोटल निकालो ना, बाकी का निकालने का टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है। तो बताओ 9 टू 11 वाले का अगर हम सम निकालेंगे तो वो सम क्या आएगा, और वैसे ही बाकी तीनों का भी निकालेंगे, और उनमें से सबसे हाईएस्ट सम किसका आएगा वो निकाल, सॉरी सबसे लोवेस्ट पूछा है क्वेश्चन में, सबसे लोवेस्ट किसका आएगा वो निकाल के बताइए मुझे। हाँ भाई बताओ क्या आ रहा है आंसर। 9 टू 11 वाले का सम आ रहा है 347। वैसे ही जो आपका सेकेंड वाला टाइम स्लॉट है दैट इज 11 बजे से लेके 1 बजे तक का, उसका जो सम आएगा वो आएगा 327। ठीक है, फिर वैसे ही तीसरा टाइम स्लॉट जो है आपका दैट इज 2 PM टू 4 PM। ठीक है, उसका सम आ रहा है 322। और चौथा जो लास्ट वाला टाइम स्लॉट है मतलब दैट इज 8 PM टू 10 PM वाला, उसका अगर आप सम निकालोगे तो वो सम आएगा आपके पास 347। तो सबसे छोटा है 322 मतलब 2 PM टू 4 PM, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका देखो, बिना सम्स निकाले। पहले टाइम स्लॉट में देखो जितनी भी वैल्यूज है, इसमें वैल्यू 48 मतलब 50 के भी क्लोज है वैल्यूज, 60 के भी क्लोज है, और 70 तक टच हुआ है हाईएस्ट। वैसे इसमें देखो 45 से चालू हुआ है लेकिन फिर भी 65 तक के गया है। बट आप जब तीसरा टाइम स्लॉट देखोगे तो 48 से चालू होते हुए भी लेकिन क्या 60 को क्रॉस कर पाया, नहीं कर पाया। और चौथे टाइम स्लॉट में भी
भले 60 को क्रॉस नहीं किया लेकिन उसकी सबसे कम वाली वैल्यू भी 54 है। तो इसमें देखो लोवेस्ट से लोवेस्ट वैल्यू भी 48 है और हाईएस्ट 60 से ज्यादा क्रॉस ही नहीं कर पाया, लेकिन बाकियों में कहीं ना कहीं 60 क्रॉस किया है। इसमें भले 60 क्रॉस नहीं किया है लेकिन इसका लोवेस्ट भी 50 के ऊपर है। तो मतलब अगर मैं इसका सम निकालूंगा तो इससे तो ज्यादा ही होगा। तो आप देख के भी बता सकते हो कि 2 से 4 PM वाले का आंसर है। ठीक है, क्लियर। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। For approximately how much time in minutes did one call last in case of T in the entire working hours? अब पहले आपको निकालना है T का टोटल। ठीक है, T का टोटल निकालो पहले। T का पूरा टोटल बताओ मेरे को कितना आ रहा है। Find out the total of T। कितना आएगा? करेक्ट, 310। ये पूरा टोटल आएगा 310। ठीक है, अब उसने बोला फॉर हाउ मच टाइम इन मिनट्स डिड वन कॉल लास्ट। अब आप ये देखो उसने एंटायर वर्किंग जो की वो कितने घंटे की, 1 से 2 के बीच काम किसी ने नहीं किया, मतलब समझ लो लंच टाइम रहा होगा, 12 घंटे काम हुआ है। तो 310 कॉल्स इन 12 आवर्स, 12 आवर्स को भी आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 1260 था। 720, मतलब 720 मिनट उसने अपना काम किया है। तो उसने बोला एक कॉल कितने मिनट चली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल कॉल्स। तो टाइम कितना है उसका 720 और कॉल्स कितनी है 310। तो इसको डिवाइड करिए, आपको पता चल जाएगा कि उसने एक कॉल पे ऑन एन एवरेज कितना मिनट टाइम दिया होगा on an average। So 72 divided by 31। करेक्ट, बहुत बढ़िया। आंसर आएगा आपका 2.32, मतलब एकदम प्रिसाइज आंसर आएगा तो वो आएगा 2.32258, ऐसे चलते रहेगा आपका डेसिमल। ठीक है, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, दैट इज 2.32 मिनट पर कॉल। क्लियर सबको यहाँ तक की कोई डाउट किसी को भी? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। Our next set is line graphs. Now guys, this set is comparatively easier। मतलब एक चीज याद रखिएगा, लाइन ग्राफ जो होता है ना, ये कई बार बहुत इजी आता है और हमें वैल्यूज बहुत सिंपली दिख जाती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता। ना देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द लाइन ग्राफ गिवन बिलो shows the amount of rainfall in millimeter received by 6 different states in the period 2008 to 2010। 2008 से लेके 2010 3 साल का डेटा आपको गिवन है, और डेटा में क्या गिवन है कि किस साल में 6 स्टेट्स में कितने कितने में बारिश हुई है। अब आपको जो भी बारिश का गिवन है वो में गिवन है, जैसे कि ये जो स्क्वायर वाला पूरा चल रहा है, ठीक है, ये जो स्क्वायर वाला बॉक्स है ये पूरा किसका है 2008 का। तो जैसे 2008 में आप देखोगे कि ये मिड पे है, मतलब यहाँ पे बारिश हुई है कितनी, 100 और 200 का मिड क्या आएगा 150, मतलब बारिश का था 150 यहाँ पे हुआ 300 यहाँ पे हुआ
200 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लग रहा है कि लाइन 200 पे है, बट ये लाइन 200 पे एग्जैक्ट नहीं है, ये 200 थोड़ा ऊपर है, क्योंकि हम बेसिकली डॉट को देखेंगे तो वो डॉट कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ, तो 200 से थोड़ा ऊपर लगभग 210 220 हम ले सकते हैं जो भी हो। वैसे ये वाला ये एग्जैक्ट 200 पे, ये वाला ये एग्जैक्ट 450 है। वैसे ये वाला ये भी 300 से थोड़ा ऊपर है, 320 330 के आसपास आप ले सकते हैं। तो ऐसे ही बाकियों का भी देखना है, जैसे ये 2009 के लिए ये पूरा जो डॉट्स वाला है, और वैसे ही ट्रायंगल वाला 2010, बस ऐसे ही वैल्यू देखना है और फटाफट आपको सॉल्व करना है। बहुत इजी है, देखना बहुत आराम से हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखते हैं। What is the average amount of rainfall received by the given 6 states in 2008? 2008 का आपको पूरा एवरेज निकालना है, तो 2008 का एवरेज निकालने के लिए पहले तो आपको 2008 का निकालना पड़ेगा सम, और वो जो भी सम आएगा उसको आप करोगे डिवाइड बाय 6। 2008 का हम देखते हैं, जैसे पहली वैल्यू है मेरी 150, ठीक है। फिर वैसे ही मैं आपको दूसरी वैल्यू बताया था कितना, 300। तीसरी वैल्यू जो अभी मैं बताया था, मैं आपको बताया था कि 200 से थोड़ा ज्यादा है, उसको आप अप्रोक्सीमेटली 220 ले लो। चौथी वैल्यू 200, पांचवी वैल्यू 450 और छठवीं वैल्यू ले लो 320। तो पहले तो मुझे इस सब का सम निकाल के बताओ कितना सम आ रहा है। करेक्ट, आपका सम आएगा 1640 मिलीमीटर। तो ये आगे टोटल 6 स्टेट्स का 2008 के बारिश का जो रेनफॉल का है वो सम। तो 1640 is the total sum, and what we need to do now, 1640 divided by 6। तो मैंने क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिया है, तो इसमें एग्जैक्ट आंसर भी नहीं मिलेगा, तो आपका आंसर डिवाइड करने पे आएगा 273.3333 चलता रहेगा। तो 273 के नियरेस्ट आंसर क्या दिख रहा है मेरे को, 275। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। सी कितना इजी है, मैंने आपको पहले ही बोला था, हर डेटा में या तो एवरेज या परसेंटेज या सम निकालने बोलेगा, कुछ ना कुछ वही काम होगा। तो पहला ही काम एवरेज का आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Percentage change in the amount of rainfall received from 2009 to 2010 is highest in which of the following states? मतलब देखो, जैसे 2009 का मैं डेटा लेता हूँ, 2009 में क्या है, ये वाली वैल्यू से 2009 में और 2010 में अगर मैं देखूं, तो जैसे ये 2009 है, ये 2010 है, तो हिमाचल प्रदेश का जो रेनफॉल है ये 9 से 10 में इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, यही करते हैं। तो हमें करना है 2010 की वैल्यू माइनस 2009 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2009 की वैल्यू इनटू 100, और ऐसा मेरे को सबके लिए चेक करना है कि किसका हाईएस्ट हुआ है, ठीक है, किसका परसेंटेज चेंज जो है वो सबसे हाईएस्ट है। लेकिन मैं छो का भी चेक नहीं करूंगा, मैं उन्हीं 4 सिटीज का चेक करूंगा या 4 स्टेट्स का चेक करूंगा जो ऑप्शन में, जैसे हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। बाकी 2 का मेरे को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो जैसे पहले वाले का अगर हम निकालें, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल का,
तो हिमाचल में फाइनल वैल्यू कितनी है 500 माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है 300 अपॉन इनिशियल वैल्यू 300 एंड देन इनटू 100। तो बताओ तो हिमाचल का परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? करेक्ट 66.66%। ये आ गया। वैसे ही आप लोग अब दिल्ली का निकालो एक बार। जैसे दिल्ली की वैल्यू थी पहले 500 और बाद में 350, डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ यही मत देखना, ठीक है, कि डिक्रीज हो रहा है तो हम क्यों निकाले। उसने ये नहीं बोला कि इंक्रीज ही चाहिए, उसने बोला परसेंटेज चेंज चाहिए। चेंज में इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 66% का इंक्रीज है, हो सकता है यहाँ पे 70% का डिक्रीज हो, तो उस कंडीशन में मेरा डिक्रीज का परसेंटेज ज्यादा मानूंगा मैं, भले डिक्रीज हो रहा है। चेक करो कितने परसेंट का डिक्रीज है। वैल्यू आपकी 550 से गिर के, सॉरी 500 से गिर के 350 पे आ गई। 500 minus 350 compared on 500 into 100। ऑब्वियसली 66 तो टच नहीं कर पाएगा फॉर श्योर है। वैसे हरियाणा का देखिए, वैल्यू 300 से 450 हुई। अब दिमाग लगाओ, वैल्यू 300 से 500 हुई और यहाँ पे वैल्यू 300 से 450 हुई। इंक्रीज इसमें ज्यादा होगा हिमाचल में कि हरियाणा में होगा? दिमाग से बताओ, कहाँ पे हाइट ज्यादा बढ़ रही है एरो की? हिमाचल में ज्यादा बढ़ रही है, तो मतलब हरियाणा का तो हिमाचल से वैसे भी कम होगा। हरियाणा को नेग्लेक्ट ही कर देते, नहीं करूंगा कैलकुलेट, क्यों टाइम वेस्ट करूं। वैसे ही लास्ट आता है पंजाब। अब पंजाब में पहले वैल्यू थी 150, बाद में वैल्यू थी 300, तो करके देख लो। 300 माइनस 150 अपॉन 150 इंटू 100, कितना परसेंट का इंक्रीज आ रहा है? कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा? 100% इंक्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज डिक्रीज जो है ये लगभग 40% या 38% के आसपास आएगा। पहला वाला आया 66 और लास्ट वाला आया 100। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज कहाँ दिख रहा है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, परसेंटेज की वैल्यू सबसे हाईएस्ट कहाँ आ रही है? इसमें। किसके लिए था वो? पंजाब के लिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज पंजाब। हरियाणा तो हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया था क्योंकि वो हिमाचल के कंपैरिजन में वैसे भी छोटा था। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज पंजाब। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? सर हाँ बोलिए। सर इसमें हम रेंज वाले से मेथड से हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं ना, बाकी सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, वो भी रेंज वाले में इसलिए क्या है, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग 300 से ही हो रहा है, दोनों एक ही लेवल से स्टार्ट हुए ना। मतलब सीधी सी बात है कि, सॉरी, सीधी सी बात है कि दो बंदे रेस में दौड़ना शुरू किए और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था और फिनिशिंग पॉइंट अलग है, तो जिसका फिनिशिंग पॉइंट कम होगा मतलब उसका इंक्रीज कम होगा। तो इसलिए हमने हरियाणा को एलिमिनेट कर दिया, और बाकी तीन तो करना पड़ेगा। ओके सर। या नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following two states received the equal amount of rainfall during the given 3 years? ऐसा कौन सा दो स्टेट है जिनको तीनों साल में मिलाकर आपको सेम रेनफॉल मिलेगा? मतलब आप क्या करो, हिमाचल का पूरा टोटल करो, इसका पूरा टोटल करो, इसका पूरा टोटल करो, इसका पूरा टोटल करो, इसका पूरा टोटल करो और इसका पूरा टोटल करो, और इनमें से देखो कि कौन से दो स्टेट्स हैं।
उसमें भी देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो कहीं पे भी ऑप्शंस में आपको दिल्ली और पंजाब का नाम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब अगेन दिल्ली और पंजाब का मत करना, टोटल निकालो हिमाचल का, हरियाणा का, केरल का और गुजरात का, इन चार में से किन दो का सेम है। और मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए हरियाणा एंड केरल। उसका भी दिमाग देखो, वैल्यूज नहीं निकाल रहा हूँ ना मैं। देखो इसका गैप और ये गैप बहुत ज्यादा है। तो जैसे आपको एक ऑप्शन देखो, हरियाणा और हिमाचल, यहाँ पे गैप्स छोटे हैं, तो क्या हरियाणा और हिमाचल का सम आपको लग सकता है कि सेम आएगा? ये गैप्स छोटे छोटे हैं, ये गैप्स बड़े बड़े हैं। आपको लग सकता है कि इनका सम सेम आएगा? पॉसिबल लग रहा है कि एक बार देखो, चाहो तो ऐड करके देखो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप पहले वाले का टोटल करो हिमाचल का, तो 150 प्लस 300 प्लस 500 टोटल आ गया 950। हरियाणा का टोटल देखो, ऑलमोस्ट 220 प्लस 300 दैट इज 520 और प्लस 450, 520 प्लस 450 कितना आएगा? 970। वैसे ही केरल का निकालो, 200 320 450, देखो ये भी आ गया 970। किसका किसका सेम दिख रहा है? हरियाणा और केरल। और ये आप दिमाग से कैसे खेल सकते हो? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें गैप ज्यादा हो रहे हैं, इसमें गैप्स कम हो रहे हैं, वैसे ही इसके गैप्स देखो, लाइक इनके जो गैप्स दिख रहे हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हो रहे हैं। इसके गैप्स तो बहुत ही छोटे हैं, तो इसका सम कुछ डिफरेंट ही आएगा। तो मैं वैल्यूज देख के देख रहा हूँ, तो मेरे को तो हरियाणा और केरल दिख रहा है, और ऐड करने पे भी वही आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा हरियाणा एंड केरल, दैट इज ऑप्शन ए। कई बार आप बिना वैल्यूज को ऐड किए सिर्फ ग्राफ्स को देखकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा आसानी हो जाती है हमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर 14, what is the ratio of the amount of rainfall received by Himachal and Delhi together in 2008 to that of हरियाणा एंड पंजाब इन 2010? तो आपको हिमाचल और दिल्ली का 2008 का वैल्यू सम करना है, और हरियाणा और पंजाब का 2010 का वैल्यू सम करना है, और ये दो वैल्यूज का रेशियो चाहिए। तो पहले तो हिमाचल और दिल्ली देखते हैं 2008 में। तो 2008 में हिमाचल है 150 और दिल्ली है 300। तो आपका न्यूमरेटर तो हो गया 150 प्लस 300। उसके बाद सेकंड वाला बोल रहा है आपको हरियाणा और पंजाब 2010 में। तो 2010 में अगर मैं देखूंगा, मतलब ट्रायंगल वाला एरिया, तो उसमें हरियाणा है 450 और पंजाब है 300। तो मैं लिखूंगा 450 प्लस 300। तो मेरा न्यूमरेटर हो गया 450 और डिनोमिनेटर हो गया 750। दोनों को आप कैंसिल करिए, देखो 5 9 5 15 और अगर आप 15 से ही दोनों को कैंसिल करते हो तो ज्यादा इजीली आ जाएगा। 15 3 जा 45, 15 5 जा 75। हमारा आंसर आ जाएगा 3:5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यूमरेटर में हिमाचल दिल्ली चाहिए, डिनोमिनेटर में हरियाणा पंजाब चाहिए, इसलिए आंसर 3:5 आ रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Approximately by what percent the total amount of rainfall received by all the 6 states together during 2010 is more or less than 2009? मतलब आपको करना है 2010 का टोटल
और फिर करना है 2009 का टोटल। अब ये नहीं पता कि 2010 का टोटल ज्यादा आएगा 2009 के कंपैरिजन में कि कम आएगा। अगर ज्यादा आया, लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है इसका टोटल आए 1200 मिलीमीटर और इसका टोटल आए 1000 मिलीमीटर, तो मतलब हम बोलेंगे कि ये कुछ परसेंट ज्यादा है। बट उल्टा भी हो सकता है ये आए 1500 मिलीमीटर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2009 10 का वैल्यू ये 9 से कुछ परसेंट कम होगा। तो इसीलिए उसने क्वेश्चन में बोला है परसेंटेज मोर और लेस। तो पहले तो 10 का टोटल निकालो, तो 10 का टोटल मतलब ये पूरी वैल्यूज आप ऐड करिए, ये पूरी वैल्यूज आप ऐड करो 2010 की। 500 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 300 प्लस 320 एंड प्लस 220, इसको जोड़ो, ये आएगा 2010 का टोटल। आएगा 2010 का टोटल, बताओ तो। करेक्ट, 2140। ठीक, अब वैसे ही 2009 का टोटल निकालेंगे। 2009 का टोटल निकालना है तो हमें उसके लिए वैल्यूज देखनी पड़ेगी, कौन कौन सी, ये वाले डॉट्स। ठीक, तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिखते हैं 300 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 200 एंड प्लस 300। ये सारी वैल्यूज जोड़ दो। वेरी गुड, करेक्ट, 1750। तो इतना तो पता चल गया कि 2010 का टोटल जो है वो 9 के टोटल से ज्यादा है। अब कितने परसेंट ज्यादा है आपको वो निकालना है। तो उसके लिए आप परसेंटेज इंक्रीज का ही फॉर्मूला निकालोगे, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो 2010 का टोटल है 2140 माइनस 1750 एंड कंपेयर्ड ऑन 2009 की वैल्यू और फिर इनटू में 100। ये एक तरीका हो गया आपका। मेरे को तो जहां तक लग रहा है शायद आपका आंसर 40 की रेंज में आना चाहिए, एज मच एज आई थिंक सर 40 की रेंज में नहीं आता, 30 से भी कम आएगा परसेंटेज, 30 से भी कम आएगा। करेक्ट, आंसर आना चाहिए 22.85। क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? अब देखो, आपने दो मेहनत तो की सब निकालने की, पर आपने तीसरी मेहनत यही वाली की ना। मैंने आपको जब टीआई का इंट्रोडक्शन जब अभी दिया था तो एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था, याद करो, फाइनल अपॉन इनिशियल बताया था। अगर मान लो ये रेशियो मिलता है 1.25, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होना चाहिए, 25%। अगर 1.375 मिलता है तो इंक्रीज कितना होना चाहिए, 37.5। ये सेम तरीका आप यहाँ भी कर सकते थे। 2010 का टोटल था 2140 और 2009 का टोटल था आई थिंक 1750। आप इसको डिवाइड करो, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो ये रेशियो आपको वही मिलेगा, क्या, 1.228 समथिंग ऐसे जाएगा। आप कैलकुलेटर में भी मैंने डिवाइड करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही मिलेगा।
ठीक। तो जब आपको ये 1.228 कुछ मिल रहा है या 22 जो भी मिल रहा है, तो मतलब हमारा आंसर नियर अबाउट क्या आना चाहिए, लगभग 22% के आसपास। एक ही तो आंसर दिख रहा है बस। देखो यहाँ मेहनत कम लगती, वहां मेहनत ज्यादा लगती है। ठीक है, खैर दोनों मेथड्स है, जिसको जिसमें कंफर्ट लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिए, तो कोई इशू नहीं है। इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज हमारे लगभग 15 क्वेश्चंस हो गए। अब जैसे ये एक सेट बचा है, ये दूसरा सेट बचा है, ये तीसरा, तो ये जो आखिरी के क्वेश्चंस बचे हैं इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जब भी टीआई की अगली क्लास होगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। If anyone is having any doubt, you can wait or others can leave, no issue.